हेलो बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी का एमसीक्यू 1 से चैप्टर तक करेंगे और इसमें गहराई रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रश्न जो रहेगा एग्ज़ाम में 1 से 6 चैप्टर तक नहीं छूटने वाला, क्योंकि हम इसको संपूर्ण करेंगे और इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे और बात करेंगे। तो यहाँ पहला चैप्टर दिया हुआ है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विशेष क्षेत्र, ये पहला चैप्टर है। तो देखते हैं एक एक करके प्रश्न, थोड़ा जल्दी देखें क्योंकि अधिक प्रश्नों की संख्या है इसमें। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा मात्रात्मक क्रांति, बाकी ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट है नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक है टेलर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसने कहा मानव प्राकृतिक का दास है। तो इसका सही आंसर होगा एलन सैम्पल। ठीक है, आगे देखते हैं किसने, यही क्वेश्चन है, सेम है। मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा रेटजेल को कहा जाता है, ये मानव भूगोल का जनक है। नेक्स्ट है जोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। जोग्राफिया जनरलिस को लिखा है बारेनियस, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं एंथ्रोपोंजिया, इसको लिखा है रेटजेल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संभवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए यहाँ से बहुत को कन्फ्यूजन आता है। संभवाद शब्द जब पूछे इसका प्रयोग किसने किया, तो इसका सही आंसर होगा लुसियन फेब्रे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा संभवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका आंसर होगा विडल डी ब्लास, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा इसको कुमारी सैम्पल ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। माने भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन नहीं है। अतरियों के विवरण, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और प्राचीन मानचित्र, प्राचीन महाकाव्य। तो इसका आंसर होगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये हमारे भौगोलिक से संबंधित नहीं है, ये तो चंद्रमा से है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन करता है। तो इसको बता देते हैं, आप लोग आराम से इसको पढ़िएगा। द्वैध पर आश्रित। नेक्स्ट है आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक जो इसमें फ्रेडरिक रेटजेल है। ठीक है, और हमारे ख्याल से हमबोल्ट भी होना चाहिए, हाँ ऑप्शन है नहीं, फिर भी याद रखिएगा, ऑप्शन रहेगा तो उस हिसाब से मारिएगा। नेक्स्ट है नियतिवाद के विचारक कौन थे। तो नियतिवाद के विचारक इनमें से सभी थे। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ होगा निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्वयन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, मानव बुद्धिमत्ता। ठीक है, नेक्स्ट है भूगोल का जनक माना जाता है। तो याद रखिएगा भूगोल का विकास जो हुआ है यूनान में हुआ है, इरोटास्थनीज ने किया था, तो इसलिए इरोटास्थनीज को भूगोल का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ये कहाँ का आदमी था इरोटास्थनीज, ये यूनान का था, याद रखिएगा इरोटास्थनीज, इसलिए भूगोल का विकास कहाँ हुआ, यूनान में। नेक्स्ट है रुको और जाओ निश्चयवाद का संकल्पना किसने दिया है, ग्रिफिथ टेलर, और इस टेलर ने एक विचार दिया है नव निश्चयवादी का, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट है व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल एवं सामाजिक भूगोल भूगोल या भूगोल होगा, कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं। तो ये सब मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं। तो मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं, याद रखिएगा मिल्पा। रोका ये ब्राज़ील में होता है, झूम ये उत्तर पूर्वी भारत में होता है। ठीक है, लद्दाख जो है इंडोनेशिया और मलेशिया में होता है। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर बता देते हैं, आराम से आप क्या कीजिएगा, इसको रोक के पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा विडल डी ब्लास। ठीक है, ये लंबा है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको। 1990 के दशक में भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है आधुनिकतावाद। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा चैप्टर आ गया। जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है और समय भी कम है। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। जैसे मान लीजिए जनसंख्या कैसे बदलता है,
तो कोई आदमी उठ के एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाता है तो यहाँ की जनसंख्या क्या होगी, बदल जाएगी। तो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना प्रवास कहलाता है, ठीक है। और जन्म दर से भी जनसंख्या परिवर्तन होता है। मान लीजिए कुछ लोग जन्मेगा यहाँ तो जनसंख्या बढ़ेगा, मर जाएगा तो जनसंख्या घटेगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा, आवास, ठीक है। आवास इधर मिटा देते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन नहीं है? विरल मतलब देखिए, ये देखिएगा, ये ग्लोब है, बीच वाला को भूमध्य सागरीय कहेंगे, ऊपर वाला ध्रुवीय। तो ध्रुवीय जो ये ठंडा प्रदेश, ये नॉर्थ ध्रुव ऊपर, ये साउथ ध्रुव। तो यहाँ पे जनसंख्या विरल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठंडा अत्यधिक होने के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व कम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये होगा प्रतिकर्ष, यहाँ प्रतिकार लिखा गया, और अपकर्ष कारक के लिए उत्तरदायी। प्रतिकर्ष का मतलब होता है कि जब लोग किसी मजबूरियों के कारण प्रवास किया। अपकर्ष का मतलब था अपनी इच्छाओं से जब लोग प्रवास करेगा। तो उत्तरदायी कारण इसमें क्या हो सकता है, प्रवास के लिए। प्रतिकर्ष और अपकर्ष करेगा तो प्रवासी होगा। नाश निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा संभववादी, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ मिलेगा, एशिया में, ठीक है। आगे देखते हैं, वही क्वेश्चन है। चलिए इसको हटा देते हैं, चलो ठीक है। किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी? तो यहाँ पे लिखा हुआ आंसर 1999 में। आगे देखते हैं, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करता है? याद रखिएगा, जावा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किस द्वीप में, वही क्वेश्चन है। सर्वाधिक सड़क घनत्व तो सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्न में से किस महादेश में? सबसे ज़्यादा वाहनों उत्तरी अमेरिका में। चलो आगे देखते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो जलवायु। चलिए आगे देख लेते हैं, वही क्वेश्चन है। निम्न में से किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लेटाविया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चीन का आबादी, तो याद रखिएगा, चीन का आबादी यहाँ 1.3 अरब। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत नॉइस्टीन ने दिया है, याद रखिएगा। और प्रोफेसर अमर्थन ने क्या दिया, मानव विकास का प्रतिपादन किया है, ठीक है। निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सबसे ज़्यादा घना जनसंख्या कहाँ मिलेगा? दक्षिण पूर्वी एशिया। क्यों? क्योंकि दक्षिण में भारत और पूर्व में चीन आता है, याद रखिएगा। निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ जनसंख्या का आकार बड़ा कहाँ होगा? जहाँ जन्म दर ज़्यादा होगा और मृत्यु दर क्या होगा? कम होगा। तो जहाँ जन्म दर ज़्यादा होगा, देखिए यहाँ लिखा होगा, जन्म दर जहाँ उच्च होगा वहाँ जनसंख्या का आकार क्या रहेगा, जन्म दर ज़्यादा रहेगा और मृत्यु दर निम्न रहेगा। ये दोनों होना चाहिए था, ये वाला, ठीक है, चलेगा दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल, विरल का मतलब क्या होता है? जैसे जहाँ का जनसंख्या घना रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सघन, और जहाँ छिट पिट रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं विरल, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण, नहीं है, यहाँ देखिए नहीं पूछा है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया, ये सघन में आता है ना। चलिए, निम्न में से कौन प्रतिकर्ष का कारक नहीं? प्रतिकर्ष का मतलब क्या होता है? जब लोग किसी मजबूरी के कारण प्रवास करता है, तो प्रतिकर्ष का कारण इसमें कौन सा नहीं है? चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं। क्यों? क्योंकि ये अपकर्ष का कारक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो महाद्वीप या महादेश एक ही होता है, एशिया। इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर होगा, हम लगा देते हैं सी, ठीक है। विश्व के महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय, यहाँ नगरीय लिख दिया है। तो कौन सा महाद्वीप है जहाँ 90% से अधिक आबादी नगरीय मतलब नगर है? तो याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका। ये ग्रामीण इलाका यहाँ जाते नहीं मिलेगा, ठीक है। भारत में 1 हेक्टेयर भूमि, कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? इसको याद रखिएगा, 5 व्यक्ति। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 50 करोड़, ठीक है। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ठीक, 1.7। आगे देखते हैं,
जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो याद रखिएगा माइनस में इसका। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहेगा? समतलीय क्षेत्र में, ठीक है, पहाड़ वाला पठारी वाला क्षेत्र में नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा, तो ये समतलीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदानी क्षेत्र, ठीक है। एक मिनट, ठीक, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, तो नदी घाटियों के उच्च भागों में। चलिए आगे देखते हैं। 1850 में विश्व की जनसंख्या थी तो 100 करोड़ थी उस समय, और अभी 12 करोड़ हो गई, ठीक है, सॉरी 12 अरब यानी 1200 करोड़। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो सबसे ज़्यादा चीन है, लेकिन अभी के आंकड़े के अनुसार भारत है, लेकिन आपको चीन ही मानना है। निम्न जनसंख्या वाला महादेश, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे मिलेगा? तो सबसे कम ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई, तो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई? याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 करोड़, ठीक है, सॉरी 600 करोड़। नेक्स्ट है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, तीसरा चैप्टर, ये चैप्टर 3 है, मार्कर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए ये सही है, ये सही नहीं है, ये चलिए ठीक है। इनमें से कौन सा आयु कार्यशील, कार्यशील का मतलब तो काम करने वाला, का प्रतिनिधित्व करेगा, तो कौन सा आयु करेगा? कौन सा आयु करेगा? 15 से या 18 से? क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा आयु कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधि यहाँ गलत है ऑप्शन, इसका सही आंसर ये होगा, कार्यशील 15 से 59 होना चाहिए, 15 यहाँ नहीं होना चाहिए, 18 होना चाहिए, फिर भी ये मारिएगा ऐसा रहेगा। तो कार्यशील मतलब होता है कार्य करने वाला वर्ग, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को प्रभावित किया है? याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ के पुरुष क्या करते हैं कि काम के चक्कर में दूसरी जगह प्रवास कर जाते हैं, इसलिए वहाँ का जनसंख्या लिंगानुपात प्रभावित हो जाता है। 100% शहरी वाला देश ये सिंगापुर है, याद रखिएगा, सिंगापुर है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आयु पिरामिड के लिए समानता प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है? 5 से 10 वर्ष वाले आयु वर्ग को, ठीक है। आगे देखते हैं, आयु पिरामिड के लिए समान, ये तो वही क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यूरोपीय देशों में से किसमें नगरीय सर्वाधिक पाया जाता है? तो नगरीय अगर यहाँ ग्रेट ब्रिटेन रहता तो वो होता ज़्यादा, लेकिन यहाँ फिलहाल माल्टा। चलिए आगे देखते हैं, प्रौढ़ आयु वर्ग से क्या तात्पर्य? 15 से वही कार्यशील को प्रौढ़ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वही क्वेश्चन है। लिंग अनुपात का संबंध किससे है? स्त्री और पुरुष से है, याद रखिएगा। आगे है, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? तो पिरामिड आकार सारणी, तो इसका सही आंसर होगा आकार बिंदु, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व की नगरीय जनसंख्या प्रति वर्ष वृद्धि हो रही, तो विश्व की नगरीय जनसंख्या प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है? तो 8 करोड़, ये 8 करोड़ 5 करोड़ प्रत्येक साल अगर बात किया जाए तो 6 करोड़। पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है, पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो याद रखिएगा अस्टिक, ये सब भाषा परिवार, ठीक है। निम्न में से अगर यहाँ भाषा परिवार में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो भील है। निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? सबसे कम जन्म दर जो है जर्मनी में, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश नाइजीरिया है, ठीक है, नाइजर।
निम्नलिखित में कौन सा आयु वर्ग नहीं, कौन सा आयु वर्ग नहीं, तो आयु वर्ग कौन सा नहीं है 60 से ऊपर, ये सब तो वृद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश, हाँ चलो ये क्वेश्चन है नगरीकृत ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चौथा चैप्टर है मानव विकास। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो विकास का सर्वोत्तम वर्णन धनात्मक परिवर्तन करता है, ठीक है। गुणों का किस वर्ष PNGE मानव विकास सूचकांक, तो मानव विकास सूचकांक 1990 में, याद रखिएगा, डॉक्टर महबूब उल हक ने प्रस्तुत किया था। ये देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से अवधारणा दिया था, इसका सही आंसर प्रोफेसर अमर्त्य सेन। निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक नगर है, तो शैक्षणिक नगर है रुड़की, या डा लिख दिया। निम्न में से किस क्षेत्र में एक्सिमो संबंधित है, तो इसका सही आंसर अलास्का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वही क्वेश्चन है, विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो विश्व में 127 था। केरल में साक्षरता दर, याद रखिएगा 90 से ऊपर ही रहे यहाँ पे, तो इसका सही आंसर होगा ये 93.91%। भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है, तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रवास कहाँ होता है, ग्रामीण से नगरीय की ओर, याद रखेंगे। 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी, तो 2001 में स्त्री साक्षरता 54.16% थी। निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, तो उच्च मानव विकास वाला कौन सा नहीं है, तो मिस्र, एक मिनट देख लेते हैं, मिस्र। आगे देखते हैं, केरल का मानव सूचकांक कितना है, सी लिखा हुआ है यहाँ पे। मानव विकास सूचकांक 0 से 9 पॉइंट के बीच निकाला जाता है, याद रखिएगा। प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु कितनी होती है, तो कितना होता है 6 से 11 या 14 होना चाहिए प्राथमिक में। 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, तो इसका सही आंसर होगा 26%। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे, याद रखिएगा ये पाकिस्तान के थे, ठीक है। निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है, तो म्यांमार, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव विकास, यही क्वेश्चन है, मानव विकास स्तर में शामिल है, नहीं ये क्वेश्चन नहीं, अलग है। मानव विकास स्तर में शामिल कौन सा देश नहीं है, भारत। यहाँ भारत में मानव विकास बहुत कम है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश, वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है, तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा था ऊपर में, सॉरी गुणों का धनात्मक परिवर्तन, साधारण नहीं धनात्मक, ठीक है, ऊपर मत। हाँ, मसाई क्या है, याद रखिएगा, या अफ्रीका की जनजाति है, तो ये जनजाति है। शुष्क कृषि निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती, तो शुष्क फसल में गन्ना, शुष्क में सूखा, तो सूखा प्रदेश में गन्ना नहीं बोया जाएगा। खरीफ फसल की किस ऋतु मतलब का है, याद रखिए खरीफ फसल जो होता है भारत में, यानी वर्षा ऋतु जिसको कहते हैं, तो ये खरीफ फसल क्या होगा, जून से सितंबर के बीच खरीफ फसल होगा, अक्टूबर तक इसको काट लिया जाता है लगभग। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं, तो फजेंडा कहते हैं वहाँ, याद रखिएगा। रबी की फसल पैदा होती है तो कौन सा ऋतु में, शीत ऋतु में, याद रखिएगा। जैसे गेहूँ, चना, मटर, ये सब रबी का एग्जाम्पल। प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है, तो याद रखिएगा इसमें प्राथमिक में क्या होगा, कृषि, व्यापार और उद्योग, उद्योग द्वितीयक में जाएगा, और बाकी व्यापार और सेवा किस में जाएगा, तृतीयक में। गेहूं की खेती के लिए याद रखिएगा 20 डिग्री से ऊपर चाहिए, तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। चावल धान की खेती संबंधित है, तो ये याद रखिएगा, ये है गहन निर्वाह कृषि से। रोपण कृषि नहीं, याद रखिएगा रोपण कृषि किसको बोलते हैं, जिसको लंबे चौड़े भूभाग में खेती करते हैं, जैसे हो गया चाय, कॉफ़ी, जूट, कपास, ये सब, ठीक है। आगे देखते हैं, किबरले क्यों विश्वविख्यात है, किबरले एक स्थान है जहाँ से चांदी निकलता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है, तो जिससे रस्सी निकलता है उसको रेशेदार, तो ये कॉफ़ी नहीं। अंगूरों का खेती काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विटीकल्चर कहलाता है, ठीक है। अंगूरों की खेती कहाँ होता है, भूमध्य सागरीय, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में खट्टे फलों का खेती होता है।
ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को, यहाँ बच्चा लिख दिया, बागान को फजेंडा, याद रखिएगा, तो ऊपर में हम लोग पढ़ें। लॉरेंस आर क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलाप में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो ग्रामीण अधिवास में प्राथमिक क्रियाकलाप होता है ना। ग्रामीण अधिवास ये सही है, ये गलत है, प्राथमिक होगा। चलिए आगे देखते हैं। मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं। तो याद रखिएगा इस मिल्पा, हाँ मिल्पा रोका ब्राज़ील में है, चेना श्रीलंका में, ठीक है। लदांग जो है मलेशिया इंडोनेशिया में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चीन। चावल में भी चीन है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण और आर्द्र। शीतोष्ण माने होता है ठंडा जलवायु, तो शीतोष्ण जलवायु से कौन संबंधित है? गेहूँ। निम्न में से कौन खान फसल है? खान फसल, खाने वाला फसल, गेहूँ, गन्ना, कॉफ़ी, ये सब गन्ना और कॉफ़ी ये पेय फसल में आता है, ठीक है। चलिए चाय का सबसे बड़ा देश जो है याद रखिएगा भारत है, सॉरी 40%, हाँ इसका आंसर होगा चीन, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक, तो सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका, और रिश्तेदार पूछेगा तो याद रखिएगा चीन। रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो प्रारंभ भूमध्य सागरीय कृषि। आगे है रोपण कृषि। देखो यहाँ से अभी हम बताए थे रोपण कृषि कौन नहीं, तो इसका सही आंसर होगा गेहूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत वाणिज्यिक कृषि नहीं की जाती, यानी कहाँ नहीं की जाती? तो इसका सही होगा आंसर होगा अमेजन बेसिन में। चलिए आगे देखते हैं। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा तेल कहाँ निकलता है? सऊदी अरब से। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि को सफल परीक्षण किया गया है? सहकारी कृषि को सफल परीक्षण किया गया है डेनमार्क में। यहाँ जैविक खेती होता है, याद रखिएगा। फूलों का खेती क्या कहलाता है? तो फूलों का खेती फ्लोरिकल्चर। निम्न में से कौन सी खाद्य फसल है? खाद्य मैंने खाने वाला, तो मक्का, ये सब पेय है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यूरोपीय लोग जो खेती शुरू किया था उसको रोपण कृषि कहते हैं, ठीक है। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों का? तो याद रखिए भूमध्य सागरीय, अभी बताए थे। चलिए किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक तेल क्षेत्र है कहाँ स्थित है? तो किरकुक जो है वो इराक में, ठीक है। आगे निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं? तो मिश्रित खेती। मिश्रित खेती किसको बोलेंगे? जहाँ कृषि के साथ पशु भी पाला जाएगा। रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी, ठीक है। रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे क्यूबा का रानी कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा गन्ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बगाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो बगाती है दक्षिण पूर्वी एशिया। इनमें से कौन लौह अयस्क का किस्म नहीं है? तो लोहा के 4 प्रकार है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट नहीं, लिग्नाइट नहीं, क्योंकि लिग्नाइट कोयला का प्रकार है, ठीक है। मेसाबी श्रेणी का संबंध लौह अयस्क से, ठीक है। आगे गहन निर्वाह या निर्वाह दिख दिया, निर्वाह कृषि, तो ये प्रचलित कहाँ है? चीन में। चावल ज़्यादा वहाँ होता है। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चिली, यहाँ सबसे ज़्यादा तांबा निकलता है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला अगर पूछिए तो एंथ्रेसाइट, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल कौन सा नहीं है? चावल, याद रखिएगा। बॉक्साइट में से कौन सा धातु प्राप्त होता है? एल्युमिनियम, ठीक है। निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है? बागाती मतलब बगान वाला, तो इसका आंसर होगा मक्का। निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन प्रणाली कृषि कहते हैं? तो याद रखिएगा कर्तन दहन प्रणाली को आदिम कृषि भी कहते हैं, जैसे झूम खेती।
निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? तो रस्सी जिससे निकलता है उसको रेशेदार फसल कहते हैं। तो इसका क्या होगा? कपास। सरकारी कृषि अधिक सफल रही है, तो सबसे ज़्यादा डेनमार्क में रही है। चलिए द्वितीय क्रिया, एक छोटा सा चैप्टर बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं आराम से। इसको देखिएगा, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो सबसे ज़्यादा वहाँ कोको। आगे, जिन आयोगों में बानों से प्राप्त, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया, इसको क्या कहते हैं? अच्छा बनो होगा, बनो, ठीक है। वनों से प्राप्त, थोड़ा सा ये गलत है, वन आधारित उद्योग कहते हैं। वन से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसको वन आधारित उद्योग। बमियम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, लौह इस्पात। आगे, निम्न में से कौन से एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत किसमें होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। कहता है एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करेगा, उसको आधारभूत उद्योग कहते हैं। दूसरा का जो आधार होता है उसको आधारभूत उद्योग। जैसे चमड़ा, वो जूता नहीं बनाता है, बल्कि वो जूता बनाने वाले उद्योग को देता है। हीरा काटने, यहाँ होरा लिख दिया, हीरा होगा, ठीक है। काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा कुशल श्रमिक को। हाँ, अच्छा श्रमिक ही चाहिए। चलिए, जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा जल? प्रसंस्करण, भाप निर्माण या मशीन को तो ठंडा करने के लिए, ठीक है। जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि मशीन को ठंडा किया जा सके। उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? आकार के आधार पर, ठीक। उत्पाद, कच्चे माल सब होगा, इनमें से सभी के आधार पर। मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, सूती वस्त्र के लिए, इंग्लैंड का उद्योग। आगे, भारत का चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, ये सब छोटे पैमाने के उद्योग में, ठीक है। कौन सा उद्योग इन सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? आधार प्रदान जो करता है उसको क्या कहते हैं? रसायन उद्योग, कपड़ा उद्योग, हाँ ये सब, सॉरी, लोहा तथा इस्पात उद्योग, हाँ, ठीक है। आगे, विनिर्माण शब्द द्वितीय के लिए यूज हुआ, ठीक है। विनिर्माण उद्योग को कहते हैं निरोधकीकरण। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व के संकेंद्रण है? तो आर्सेनिक नहीं हुआ, अशिक्षा हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वच्छंद उद्योग की प्रमुख विशेषता क्या है? कि कहीं भी इसका स्थापना हो जाएगा। जापान का टेट्राइट कहते हैं नगोया को, ठीक है। चीन में सूती वस्त्र जो है आंग्स्टी बेसिन, ये होगा इसका आंसर। मिलन रेशमी वस्त्र का प्रमुख उद्योग, ये कहाँ पे मिलन? तो याद रखिएगा, इटली में ये। टोयोटा जो है जापान का कंपनी, याद रखिएगा। पेट्रोकेमिकल में अग्रणी संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा क्रियाकलाप द्वितीयक सेक्टर का क्रियात्मक नहीं? द्वितीयक में कौन नहीं? मछली पकड़ना, ये प्राथमिक में चल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं? तो उद्योग अवस्था का जनसंख्या घनत्व तो नहीं रहेगा तो भी चलेगा। वही क्वेश्चन है जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है उसको आधारभूत उद्योग कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये खत्म हो गया, थोड़ा जल्दबाजी में कर दिए। आप लोग आराम से इसको क्या कीजिएगा, रोक रोक आराम से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।